मुख्तार अंसारी को दफनाने के दौरान अफजाल अंसारी और गाजीपुर की डीएम आरिका अखौरी की बहस हुई। उनके बीच कब्रिस्तान में सिर्फ परिवार के लोगों को जाने की इजाजत थी। काफी लोग अंदर जाना चाहते थे। जब प्रशासन ने रोकने की कोशिश की तो अफजाल और डीएम में बहस हुई। डीएम ने उन सब के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है जो जबरन अंदर जाने पर अड़े थे। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, मट्टी प्रयोजन के लिए। आज का प्रोग्राम था, कैसे आपने शेड्यूल किया था, क्योंकि बड़ा अच्छे से हुआ पूरा इसमें? देखिए, पहले से रूट की जानकारी थी और पहले से कार्यक्रम की मोटा मोटी जानकारी थी क्या कार्यक्रम रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का और मैजिस्ट्रेट्स का किया था। तो जनाजे कार्यक्रम भी पीसफुली हुआ। कब्रिस्तान पे काफी भीड़ थी तो उसमें कुछ लोग अनकंट्रोल्ड हुए। उनकी मॉनिटरिंग की गई है, वीडियोग्राफी कराई गई है और अगर कोई ऐसी बात आएगी जो आपत्तिजनक होगी तो उस पर FIR दर्ज करेंगे। क्या धारा 144 था सेक्शन लगा हुआ, तो उसमें भी ऐसा लगता है कि बाहरी लोग भी कुछ आगे थे क्या इसमें, इसकी जो भीड़ थी इसमें? नहीं, सेक्शन 144 में ये रहता है कि बहुत अधिक संख्या में लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए, लेकिन कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया था। चूंकि मातम का सीन है, लोग आए थे सामने तो लोग आए, लेकिन जिसने भी कोई आपत्तिजनक बात कही है या काम किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई आइडेंटिफाई किए जाएंगे। अब आगे का नेक्स्ट का क्या प्रोसेस होगा? आप लोग किस तरीके से इसको एक्सीड करेंगे, यानी कि क्या निर्देश रहेगा लोगों के लिए? अब जी हाँ, बस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे अपील करती हूँ और जो भी इस पर सहयोग नहीं करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू मैम। तो ये गाजीपुर के जिलाधिकारी मौजूद है। साफ तौर से उन्होंने कहा कि वो किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराया है और अब वह जो लोग इस पूरे प्रोग्राम में भगदड़ करने की कोशिश की है या उपद्रव करने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ उनको चिन्हित किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। गाजीपुर से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। बीच वहां बहस की स्थिति बन पड़ी। उन्होंने कहा कि धारा 144 है, इसलिए सिर्फ परिवार के लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति है और ऐसे में अफजाल अंसारी ने सीधे तौर पर कहा कि किसी की मिट्टी पे जाने से कोई भी कानून रोक नहीं सकता है। तो जबरदस्त बहस की स्थिति वहां पर देखी गई। मिट्टी में मिल गया माफिया। जहां कभी मुख्तार का साम्राज्य चलता था, उसी गाजीपुर में मुख्तार अंसारी दफन हो गया। कड़ी सुरक्षा के बीच कब्रिस्तान में मुख्तार को दफन किया गया। जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन कब्रिस्तान के भीतर चुनिंदा घर वालों को ही जाने की इजाजत दी गई थी। छह फुट से ज्यादा लंबा और मजबूत कदकाठी वाले मुख्तार अंसारी की ये वो तस्वीर है जो उसकी दबंगई की इंतहा को दिखाती है। मऊ में दंगों के दौरान वो एक खुली जीप पर बैठकर घूमता रहा। ये वही तस्वीर है जो बताती है कि अपने डर और खौफ के साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए वो हर हद तक जा सकता था। और ये दूसरी तस्वीर देखिए उस पुलिस अफसर के रोने की जिसने मुख्तार को ललकारा था। शैलेंद्र सिंह तब DSP थे, जिन्होंने खुलासा किया था कि कैसे सेना के एक भगोड़े से मुख्तार लाइट मशीन गन खरीद रहा था ताकि कृष्णानंद राय को मारा जा सके। और तब मुख्तार के सियासी रसूख की वजह से न केवल वो बच गया बल्कि एक ईमानदार अफसर को इतना परेशान किया गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार पर पोटा लगा दिया था, लेकिन केस चलाने की इजाजत नहीं मिली।
शैलेंद्र सिंह, जो 2004 में वाराणसी में एसटीएफ के प्रभारी थे, उनकी जुबानी सुनिए कैसे मुख्तार पर एक्शन की वजह से उनको प्रताड़ित होना पड़ा था। 20 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। 2004 जनवरी की बात थी, आज अप्रैल 2024 है, और इस 20 साल में हमने और हमारे परिवार ने जो देखा है वो केवल हम लोग जानते हैं। ये तिल तिल करके नहीं मरना कहते हैं, तो उस तरह ये मरा है। ये 3 साल से जो पिछले जब से पंजाब से आया, अब इसकी दुर्गति मैं देखता था, तो जो किया था वो सामने आया और मुझे इस बात की रिलीफ है। ये की सजा मिली। कम से कम एक केस में आज के सीएम योगी ने सालों पहले कहा था कि मैं आऊंगा तो न्याय करूंगा। माननीय योगी जी ने तुरंत फोन किया था मेरे परिवार को, मैं तो जेल में था, और उन्होंने खबर लेके कहा था मैं आऊंगा तो न्याय करूंगा। आज किया उन्होंने। मुख्तार अब किस्से कहानियों में जिंदा रह गया। उसका काला साम्राज्य भी ढह चुका है। शायद माफिया को हीरो बनाने वाले लोगों के लिए भी उसका मामला एक नजीर बनेगा। गाजीपुर से अभिषेक मिश्रा, आज तक। 15 बरस की उम्र में उसके खिलाफ पहला केस हुआ और उसके बाद वो गुनाहों की डगर पर ऐसा चला कि वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। मौत के वक्त जितनी उसकी उम्र नहीं थी, उससे ज्यादा तो उस पर केस दर्ज थे। 2 बार उम्र कैद हो चुकी थी। इतने साल की सजा हो चुकी थी कि 3 जन्म भी कम पड़ते। सियासत से गुनाह तक के मुख्तार के सफर पर यह रिपोर्ट। पूर्वांचल में जिसका गढ़ था, जिसकी तूती पूरे यूपी में बोलती थी, जो गुनाह से लेकर सियासत तक बराबर दखल रखता था और लखनऊ के सियासी गलियारों तक में बेखौफ घूमता था, वो मुख्तार दुनिया से रुखसत हो गया। कड़ी सुरक्षा के बीच उसका जनाजा निकला और इस मौके पर यह जानने में दिलचस्पी सबको होगी कि उसे मुख्तार ने आखिर 15 साल की उम्र में पहला गुनाह क्यों कर डाला। जिसके परिवार का अतीत काफी सफेद रहा था, जिसके दादा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे, वही मुख्तार सबसे दागदार क्यों बन गया। माफिया गैंगस्टर जैसे नाम उसके साथ क्यों चस्पा हो गए। मुख्तार अंसारी का परिवार राजनीतिक तौर पर काफी सक्रिय था। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी बताए जाते हैं। इसके साथ ही साथ वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा उनके पिता सुभान अल्लाह अंसारी भी राजनीतिक तौर पर इस इलाके में सक्रिय थे। लेफ्ट के प्रति उनका झुकाव था। तो वहीं उनके नाना को महावीर चक्र भी दिया गया था और भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी उनके रिश्ते में चाचा लगते थे। पहले मुख्तार के परिवार का अतीत देखिए। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने देश की आजादी में अहम रोल अदा किया था। वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अंसारी बाहुबली मुख्तार अंसारी के नाना थे। मुख्तार के पिता सुभान अल्लाह अंसारी ने भी साफ सुथरी सियासत की। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। मुख्तार अंसारी का जन्म 3 जून 1963 को यूपी के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था। उसके खिलाफ पहला केस 1978 में दर्ज किया गया था, यानी जब वो महज 15 साल का था, और जब उसकी मौत हुई तो उसकी उम्र 61 साल थी और उसके खिलाफ 65 केस दर्ज हो चुके थे। एक समय में क्रिकेट का बल्ला और गेंद थामने वाले मुख्तार अंसारी के हाथों में आखिर हथियार कहां से आ गए, कैसे आ गए, इन सब सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है।
उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लगभग 2 दर्जन लोकसभा और 120 विधानसभा सीटों पर माफिया मुख्तार अंसारी का सीधा या आंशिक प्रभाव माना जाता रहा है। कभी पूर्वांचल के वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। इन जिलों में मुख्तार अंसारी और उसके कुनबे का दबदबा माना जाता रहा। अब सुनिए उस पर दर्ज पहले केस की कहानी। गली में दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा और मारपीट करते करते वो मखनू सिंह गैंग में शामिल हो गया। 1978 में गैंग का मेंबर रहते हुए उसका पहला टकराव साहब सिंह के गिरोह से हुआ। गांव सैदपुर में जमीन के एक टुकड़े के लिए दोनों गिरोह में भिड़ंत हुई और तब पुलिस ने मखनू के पूरे गैंग पर केस दर्ज किया। इस तरह 15 साल के मुख्तार का नाम पहली बार डायरी में आया। 1988 में पहली बार हत्या का केस दर्ज हुआ और इसके बाद केस की झड़ी लग गई। उसके खिलाफ कुल 65 केस दर्ज हुए, जिसमें से 16 सिर्फ हत्या के थे। और सबसे चर्चित केस था कृष्णानंद राय हत्याकांड। तारीख थी 29 नवंबर 2005। यही वो तारीख थी जब पूरा पूर्वांचल थर्रा उठा था। शाम 4 बजे के आसपास जब वे अपने गांव कोढर से लौट रहे थे तो बसनिया चट्टी पर कृष्णानंद की गाड़ी को घेर लिया गया और इसके बाद जो गोलियां चली तो फिर अगले कई मिनटों तक बस चारों तरफ गोलियों की आवाजें ही गूंजती रही। गोलियों का शोर जब तलक थमा तब AK-47 की राइफलें 500 गोलियां चला चुकी थी। इस अंधाधुंध फायरिंग में कृष्णानंद समेत 7 लोग मारे गए थे। कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई। उस जमाने में ये बात फेमस हुई थी कि कृष्णानंद राय की चुटिया काट ली गई। असल में उसी दौरान एक ऑडियो सामने आया जिसमें मुख्तार जेल से ही एक माफिया से बात कर रहे हैं और कह रहा था कि चुटिया काट ली, दहल उठा था पूर्वांचल। लेकिन बुरे का अंत बुरा होता है और यही मुख्तार के साथ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बीते कुछ सालों में मुख्तार अंसारी कई बार अपने खिलाफ साजिश की शिकायत कर चुका था। उसने विधानसभा में ये बात कही भी थी कि उसको मरवाने की साजिश की जा रही है। इसके अलावा रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट करने को लेकर भी उसने साजिश की बात कही थी। आपको मुख्तार की वो पुरानी बातें सुनवाते हैं जिसमें वो डर और साजिश का जिक्र कर रहा है। जब मैं आ रहा था तो मुझे जानकारी मिली, मुझे पुलिस के लोगों ने ही बताया कि थोड़ा सदन में जा रहे हैं तो अपनी कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं है। घर पे सिक्योरिटी घर की थोड़ी करनी है, हमारी सुरक्षा की जरूरत हमें हमारे साथ आज 15-20 गार्ड आए हैं। लेकिन आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर यहाँ कोई बदमाश हथियार लेके बैठे और आप सबको हम सबको मार दे तो क्या करेंगे? इसका कोई बंदोबस्त आपको लगता है? मैंने कोई दंगा नहीं कराया था। मैं ये साफ करना चाहता हूँ आपके माध्यम से तमाम प्रदेश की जनता को, जो साथी सवाल किए थे उनको भी। जो इंस्पेक्टर ने पकड़ा था वो मुझे गाजीपुर जेल से लखनऊ जेल छोड़ने आया। उसने रास्ते में बताया कि आप पर हमला होने की ये योजना थी। झूठा केस लगा करके मुलजिम बनाते रहे हैं और ये सब लोग मिल करके मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। भाई हम जेल में हैं, लेकिन हमारे खिलाफ जो साजिश की जा रही है कि हमारी मुलाकात पर बिल्कुल पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है और किसी से मिलने नहीं दिया था। जेल मैनुअल के अनुसार भी मुलाकात नहीं होने देते हैं। मेरी जान का खतरा है और मेरी हत्या कराने के मकसद से ही मेरा जेल से ट्रांसफर कराया गया है। क्या मानते कि कौन लोग हैं? हमारे यहाँ के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं मनोज सिन्हा। श्री मनोज सिन्हा जी ने ये सारा कुचक्र रचा है और ये उनका मकसद है मेरी हत्या कराना और इसलिए उनकी ये प्लानिंग की गई है। अब वो भेजा जा रहा है तो शिफ्ट होना क्या है साहब? एक जेल में बंदी है, हम लोग ट्रांसफर हुआ है। हम मुख्यमंत्री जी को पत्र आज विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से दिया है और आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये विश्वास दिलाया है कि आज ही वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे।